हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 जो कि है मोशन। और आज की इस एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को एकदम डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और तुम्हारे एनसीईआरटी में मौजूद कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी तुम्हें इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हम करेंगे इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से शुरुआत। देखो यार, इस चैप्टर का जो नाम है मोशन, इसका मतलब है मोशन में होना, चलना या फिर मूव करना। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करता है, यह हम इस चैप्टर मोशन में पढ़ने वाले हैं। या मैं कह सकता हूं कि वही है उस चीज का मोशन। ऑब्जेक्ट यानी कि मैं इंसान हूं, एक ऑब्जेक्ट हूं। कोई कार है, वो भी ऑब्जेक्ट है। आसपास जितनी भी तुम्हारे पास चीजें पड़ी हैं, चाहे वो रुकी हुई हैं, चाहे वो चल रही हैं, वो सब ऑब्जेक्ट हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करता है, वही है उसका मोशन। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी चीज का मोशन डिपेंड करता है परसेप्शंस पर, यानी कि देखने वाले के नजरिए पर। कोई भी चीज मूव कर रही है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उस चीज को मूव करते हुए कोई बंदा कैसे देख रहा है, उसका नजरिया क्या है उसे देखने का। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। समझ लो कि एक बस में तुम एज अ पैसेंजर बैठे हो, यानी तुम उस बस में टिकट लेके बैठे हो, आराम से कहीं पर जा रहे हो। समझ लो कि तुम कहीं पर भी घूमने जा रहे हो। एज अ पैसेंजर तुम बस में बैठे हो और तुम्हें अब बस में बैठे हुए बस और उसके अंदर बैठे जितने भी पैसेंजर्स हैं तुम्हारे साथ, वो सब तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तो रेस्ट पे हैं, वो तो मूव नहीं कर रहे हैं, एकदम एक ही जगह पे स्टिल हैं। रेस्ट कहो या कहो स्टेशनरी पोजीशन में हैं, ठीक है। अब ये स्टेशनरी वो स्टेशनरी नहीं है जो तुम ये पेन पेंसिल वगैरह लेने जाते हो स्टेशनरी शॉप से। यहां पर स्टेशनरी का मतलब है स्टेशनरी पोजीशन, यानी एक जगह रुका हुआ। अब तुम बस में एज अ पैसेंजर बैठे हो, तुम रेस्ट में हो, स्टेशनरी पोजीशन में हो, ऐसा तुम्हें लगेगा बस अपनी जगह पे ही है। जो पैसेंजर्स आसपास में बैठे हैं वो अपनी अपनी जगह पे ही बैठे हैं, वो नहीं हिल रहे हैं। पर जो बाहर ट्रीज हैं, जो ट्रेन के बाहर आउटसाइड जो लोग हैं, जो पीपल हैं, तुम्हें लगेगा कि ये बंदे मोशन में हैं, ये बंदे मूव कर रहे हैं। तो यहां पर तुम्हारे देखने का नजरिया जो है वो कुछ ऐसा है कि तुम बस के अंदर से देख रहे हो बाहर वाले लोगों को, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम रेस्ट पे हो और बाहर वाले मूव कर रहे हैं। पर वहीं अगर कोई ऐसा बंदा है, समझ लो कोई बंदा है, कोई, चलो पीपल नहीं लिखते, हम इस बंदे को कोई नाम देंगे, ठीक है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में एक इमेजिनरी बंदा बनाया था, चंटू, उसी को लेते हैं। यहां पर मैंने ले लिया एक चंटू नाम का बंदा। अब ये चंटू जो है ये बस के बाहर खड़ा है, ठीक है, और ये बाहर से तुम्हें अंदर देख रहा है। उसे लगेगा, यानी इस चंटू को लगेगा कि बस जो है वो मूव कर रही है और बस के अंदर बैठे जितने भी पैसेंजर्स हैं वो तुम्हारे साथ साथ में मूव कर रहे हैं। तो यानी उसके लिए क्या चीज मूव कर रही है, कौन सी चीज मोशन में है इनके लिए, बताओ। इनके लिए मोशन में हो तुम और बस में बैठे सारे पैसेंजर्स। पर तुम्हारे लिए मोशन में कौन है, बाहर बस को देख रहे लोग, बाहर के पेड़ पौधे। जैसे जैसे बस आगे जा रही है तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, पर वो पीछे की तरफ नहीं जा रहे, तुम आगे की तरफ जा रहे हो। तो यहां पर जो परसेप्शन है किसी भी देखने वाले का, ये भी मोशन को काफी हद तक बदल देता है। मतलब मोशन को नहीं बदल देता है, पर मोशन किस तरह से हो रहा है ये हर लोगों के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। उसके बाद अब जो मोशन है वो दो तरह का है। अब तुम सोच रहे होगे सर ये कैसी बातें बता रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या सर, ये बातें तो हमें पहले ही पता है, ये कोई जानने वाली बात है। यार देखो तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, तुम अपनी बुक रीड कर लेना जाके, एनसीईआरटी बुक, उसमें इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं भी कोई पागल थोड़ी हूँ जो मैं ऐसी बातें करूँगा आके यहाँ पे। अब मोशन जो है वो दो तरह का है, 2 टाइप्स का होता है। पहला मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है।
तुम यहां इस O पॉइंट से चलना शुरू किए, यहां पर A पॉइंट पे आ गए। अब ये तुम सीधा सीधे चले हो ना, कहीं पे मुड़े थोड़ी ना हो, कहीं टर्न थोड़ी लिया तुमने, तो ये स्ट्रेट लाइन का मोशन हो गया कि तुम सीधा सीधा चल रहे हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मोशन आता है दैट इज मोशन अराउंड अ सर्कुलर पाथ। एक मोशन सर्कुलर पाथ के अराउंड, गोलाकार पाथ के अराउंड। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे जो कि है डिस्क्राइबिंग मोशन। अब मोशन को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। मोशन कैसे हो रहा है इसको जानने के लिए कुछ और चीजें हम देखने वाले हैं, थोड़ा इस चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन में। अब किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी मोशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट को एज्यूम करना पड़ता है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है सर? चलो अब मैं ये भी तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक? तो ध्यान से सुनना। देखो यार, रेफरेंस पॉइंट से तुम ऐसे समझ सकते हो, यहां पर ये O पॉइंट है जो कि तुम्हारा एक रेफरेंस पॉइंट है, यानी यहां से, इस रेफरेंस पॉइंट से ही तुम देखोगे कि मोशन जो है वो कितना हो रहा है या कहां तक हो रहा है। ये तुम्हें एज्यूम करना होता है, मानना होता है। और ये मैंने O पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, यानी अब इस O पॉइंट से ही तुम देखोगे कि मोशन जो है वो कैसे कैसे कहां तक हो रहा है। समझ लो कि यहां पर तुम नहीं, उसी चंटू को खड़ा कर देते हैं, तुम्हें क्यों परेशान करेंगे। यहां पर ये चंटू जो है वो आके खड़ा हो गया अपना, ठीक है, O पॉइंट पे। अब वो इस O पॉइंट से चला A पॉइंट तक, ठीक। अब ये A पॉइंट से O पॉइंट तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर, ठीक। भाई साहब बंदा बहुत एक्टिव है, 60 किलोमीटर तक पैदल चल के चला गया वहां तक। चलो ये तो मानने की बात है, एग्जांपल देके सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट कैसे लिया जाता है। रेफरेंस पॉइंट तुमने ले लिया O, अब O से A तक इसने 60 किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो चंटू है उसने अपने इस मोशन के दौरान, जो कि है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ध्यान रहे यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है, इसने अपने इस मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के दौरान 60 किलोमीटर कवर किया, ठीक। अब ये चंटू ने, सबसे पहले तो ये चंटू क्या कहता है, ये O से A तक गया 60 किलोमीटर कवर करके। फिर इसने क्या किया, ये A से 20 किलोमीटर पीछे आ गया किसी B पॉइंट पर, और फिर इसे B पॉइंट पे आके मजा नहीं आया, इसने बोला मजा नहीं आ रहा है, तो फिर इसने क्या किया, ये यहां से 10 किलोमीटर और आगे आ गया C पॉइंट पे। यानी अब ये A से ये 20 और 10 यानी टोटल 30 किलोमीटर और आगे आ गया। तो चंटू ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि चंटू ने भाई साहब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट समझाना है अब यहां पर। अरे सर वो कैसे समझ आ गया, यहां से बताता हूं, ध्यान से देखना। अब देखो यार, चंटू ने O पॉइंट से शुरू किया जो कि एक रेफरेंस पॉइंट था, यानी अब चंटू यहां से कहीं पर भी जाए, हमें अगर उसकी डिस्टेंस नापनी है, हमें देखना है कि वो कहां जा रहा है, वो हमने इस O पॉइंट से ही देखना है। वो O से A तक गया, इसने 60 किलोमीटर कवर किया, यानी कि चंटू ने जो डिस्टेंस कवर की वो थी 60 किलोमीटर जब उसने O से लेकर A तक कवर किया अपना डिस्टेंस, ठीक। इसको ध्यान में रखना। फिर क्या हुआ, ये थी डिस्टेंस नंबर 1 जो चंटू ने कवर करी O से A तक। फिर चंटू ने क्या किया, फिर चंटू A से लेकर B तक गया, A से लेकर B तक गया, तब उसने कवर किए 20 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी तब उसने डिस्टेंस नंबर 2 कवर करी जो कि थी 20 किलोमीटर की, ठीक। फिर उसके बाद हमारा जो चंटू था वो इस B से C तक गया, B से C तक गया, और तब इसने डिस्टेंस 10 किलोमीटर और कवर करी, यानी डिस्टेंस नंबर 3 जो इसने कवर करी वो थी 10 किलोमीटर की, ठीक। हाँ, यानी कि चंटू ने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी, टोटल वो जितना चला वो कितना था, डिस्टेंस जो उसने टोटल कवर करी वो कितनी थी, ये डिस्टेंस नंबर 1 जो कि है 60 प्लस डिस्टेंस नंबर 2 जो कि है 20, डिस्टेंस नंबर 3 जो कि है 10, तो 60 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया, 90 किलोमीटर।
ये हो गई चंटू की टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी। ठीक, अब ये जो टोटल डिस्टेंस निकल के आई है इसे हम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस की वैल्यू भी कहते हैं। ये जो 90 किलोमीटर निकल के आई है इसे हम इस टोटल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये जो डिस्टेंस है इसे हम पाथ लेंथ भी कहते हैं। ये जो 90 किलोमीटर निकल के आई है ना वैल्यू, ये डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड या वैल्यू है, जिसे हम न्यूमेरिक वैल्यू या मैग्नीट्यूड कहते हैं डिस्टेंस का। और ये जो डिस्टेंस है ना टोटल, इसे हम पाथ लेंथ भी कहते हैं, यानी कितनी लेंथ की पाथ जो है उसने कवर करी है। अब यहां पर खेल खत्म नहीं होता भाई साहब। डिस्टेंस के बारे में पता चल गया, पर अब ये चंटू आगे गया, पीछे गया और पीछे आया, इससे उसने तुम्हें डिस्टेंस तो सिखा दी, पर अब अरे ये तो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, तो इसका मतलब चंटू तो मैं हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं चंटू नहीं हूं भाई, मैं तो अपना अंकुर सर ही ठीक हूं, मेरा नाम कोई नहीं बदलेगा, मैं पहले कह रहा हूं। हाँ, तो यहां पर अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई साहब? अब देखो यार, ये क्यों बना रहे हो सर, इक्वल टू डालो ना। हाँ, इक्वल टू। देखो डिस्प्लेसमेंट, अब ध्यान से सुनना क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये जो इनिशियल पोजिशन थी जहां से चंटू ने चलना शुरू किया था और फाइनल पोजिशन जहां पे चंटू आके रुका, इसके बीच में यानी O से लेकर C तक के बीच में जितनी डिस्टेंस है वही होती है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वही होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी डिस्टेंस है, वही होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और यहां पर ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी है? अब देखो यार, ये टोटल O से लेकर A तक 60 किलोमीटर था। ठीक है, O से लेकर A तक टोटल था 60 किलोमीटर। अब यहां से 60 में से मैं माइनस कर दूंगा अगर AC को, यानी इस OA में से मैं AC को माइनस कर दूंगा तो OC निकल के आ जाएगा। तो A से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। यानी कि अरे ये 3 क्यों लिख दिया सर, सॉरी यार, 30 किलोमीटर। यानी O से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है? 30 किलोमीटर। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि O हमारी इनिशियल पोजीशन है, C हमारी फाइनल पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो कि है 30 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये तो ठीक है, तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन बता, तो तू कहेगा अबे ऐसे एटीट्यूड मत दिखा, हमें अंकुर सर ने सिखाई है। अभी तू देख, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये होती है, ध्यान से देख लो भाई लोग। डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फिलहाल अभी इतने में अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। वैसे नीचे का कैसे पूछूंगा सर? अरे कमेंट करना भाई नीचे। वैसे नहीं रहना चाहिए कोई डाउट, और रहे भी ना उसके लिए मैं जितना भी करवा दिया ना अभी तक कर बता देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने पढ़ी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। मोशन डिपेंड करता है देखने वाले के परसेप्शन पर। फिर हमने बस वाला एग्जांपल लिया जिसमें चंटू जो है तुम्हें बाहर से देख रहा था, तुम बस में बैठ के आराम से कहीं ना कहीं जा रहे थे। फिर मोशन जो है वो दो टाइप का होता है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अराउंड अ सर्कुलर पाथ। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमने एग्जाम्पल के जरिए से समझना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्क्राइबिंग मोशन के अंदर एग्जाम्पल देखी कि हमें रेफरेंस पॉइंट को एज्यूम करना पड़ता है किसी भी चीज़ का मोशन देखने के लिए, जो हमने O माना। एक चंटू जो है इस O से A तक गया, O से A तक की डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर, यानी कि इसने पहले 60 किलोमीटर कवर किया। फिर ये A से B आया, B से C गया, A से B तक की डिस्टेंस थी 20, B से C तक की डिस्टेंस है 10, यानी कि ये 30 किलोमीटर और पीछे आ गया। यानी पहले इसने 60 आगे कवर किया,
30 पीछे कवर किया, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 90 किलोमीटर, जो कि होती है पाथ लेंथ। और ये जो 90 किलोमीटर है ये है डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा। डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन इसकी जो O थी, फाइनल पोजीशन इसकी जो C थी, इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट, जो कि है यहाँ पे 30 किलोमीटर। एग्जाम्पल के जरिए हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी देखी और ये भी जान लिया कि ये होता क्या है बाबू मोशाय। चलो नोट कर लो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखो यार, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो डिस्प्लेसमेंट है, हमने जो भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? तो भाई तुम्हारा आंसर है हाँ भाई, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। यार देखो, समझ लो कि यहां O पॉइंट से, वही फिर से ले लेते हैं, चंटू चलना शुरू करता है, O से A पॉइंट तक वो जाता है। फिर वो चंटू के मन में पता नहीं क्या आता है, बड़ा शरारती बच्चा है, इधर उधर फुदकता रहता है, एक जगह रुकता ही नहीं है। वो फिर A पॉइंट से फिर से O पॉइंट पे आ जाता है, यानी जहां से उसने शुरू किया, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, वही बाद में उसकी फाइनल पोजीशन हो गई, क्योंकि वो बाद में फिर से यहीं आ गया। इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो यानी कि इसकी यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होने वाली है बाबू भैया? वो होने वाली सॉरी, वो होने वाली है 0। ठीक, क्यों सर 0 क्यों होगी? यार देखो, मैंने तुम्हें बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पे इनिशियल पोजीशन कितनी है? 0 वाली पे, O पे। और जब ये O पे है तो इसने कोई डिस्टेंस कवर करी क्या इनिशियली? नहीं, एक जगह खड़ा हुआ था वो, तो इनिशियली उसकी डिस्टेंस कवर कितनी है? 0। फाइनली वो कहां आ गया? O पे, तो O पे उसकी डिस्टेंस कवर दोबारा से कितनी है? 0। जहां पे पहले खड़ा था वहीं पे वापस आ गया भाई वो। डिस्प्लेसमेंट कैसे कुछ हो सकती है? 0 रहेगी। तो ये तो मैंने एग्जांपल के जरिए तुम्हें बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों और कब हो सकती है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन बराबर हो जाए, और हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। ये तो हो गई एग्जांपल। अरे मेरा डस्टर कहाँ चला गया? एक सेकंड रुकना जरा। मिल गया डस्टर मिल गया। इसको जरा इरेज कर दें और आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या तो उससे छोटी होगी। जो डिस्प्लेसमेंट है या तो वो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है, पर डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से या तो छोटी रहेगी या उसके बराबर रहेगी, पर डिस्टेंस से बड़ी डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकती। ध्यान में रहे। उसके बाद आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, अब सर ये क्या होता है? देखो ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को हम सबसे पहले समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसकी एक एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना। यूनिफॉर्म मोशन की एग्जाम्पल समझ लो कि 10 मिनट में एक बंदा 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी 10 मिनट में एक बंदा 100 मीटर चल रहा है, और फिर 20 मिनट के अंदर टोटल, यानी कि ये पहले 10 मिनट था, फिर उसके अगले 10 मिनट में या टोटल 20 मिनट में वो 200 मीटर डिस्टेंस तक चल लिया। इसका क्या मतलब हुआ? यानी पहले 10 मिनट के अंदर वो 100 मीटर चला, फिर दूसरे और 10 मिनट के अंदर वो 100 मीटर ही और चला, यानी कि टोटल 20 मिनट में वो 200 मीटर चला। आया समझ? यानी कि 10 मिनट के अंदर 100 मीटर डिस्टेंस एक बंदे ने कवर करी, फिर उसके अगले एक और 10 मिनट के अंदर उसने 100 मीटर ही और कवर किया, जिससे टोटल 20 मिनट के अंदर उसने 200 मीटर कवर कर लिया। और ऐसे ही फिर उसने आगे 30 मिनट के अंदर 300 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। यानी कहने का मतलब यह है भाई कि वो हर 10 मिनट के अंदर वो अपनी 100 मीटर ही कवर कर रहा है। 10 मिनट के अंदर वो 100 मीटर ही कवर कर रहा है। कहने का मतलब यह है।
तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यानी वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 10 मिनट में वो हर 100 मीटर ही आगे बढ़ रहा है। तो ये हुआ इक्वल डिस्टेंस में, सॉरी, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखो इसकी। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal intervals of time then the object is said to be in uniform motion। ठीक, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। अब देखो यार, अगर तुमने यूनिफॉर्म मोशन अच्छे से समझ लिया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल उसका उल्टा है, कुछ खास नहीं है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, यानी टाइम इंटरवल तो इक्वल है पर डिस्टेंस अलग अलग कवर हो रही है। समझ लो, इस बार कोई अपनी एक कार में जा रहा है बंदा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बंदा अपनी कार में जा रहा है और आगे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसे कभी अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, कभी बढ़ाना पड़ेगा, कभी कम करना पड़ेगा, कभी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत है। अगर वो सेम स्पीड में चलता रहा और आगे कोई एक बंदा आ गया तो वो क्या बंदे को ठोक देगा? स्पीड स्लो नहीं करेगा? करेगा ना। तो स्पीड कभी स्लो कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है, कभी स्लो कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है। तो इस वजह से उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल कवर हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कार में एक बंदा जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है भीड़ में, और कार में जो बंदा बैठा है उसे हम चंटू ले लेते हैं। हम चंटू को तो छोड़ेंगे ही नहीं भाई साहब, चंटू को तो हर जगह घुसा देंगे हम। देखो यार, अब कार में चंटू बैठा है, आगे बहुत भीड़ है, तो वो क्या कर रहा है? सबसे पहले क्या किया उसने? एकदम 40 किलोमीटर पर आवर पे अपनी कार को भगा दिया। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपनी कार को भगा रहा है वो। फिर क्या हुआ? आगे बहुत ज़्यादा ना, मतलब क्राउड आ गया, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई। फिर उसने क्या किया? अपनी स्पीड को कर दिया कम, स्पीड को कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर पे। करोगे सर ये एक्टिवा चला रहा है क्या? अरे ये कार चला रहा है, मेरे को वो ना बहुत ही स्लो चलाता है कार, तुम्हें नहीं पता। तो उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कर दी अपनी कार। वैसे 20 की स्पीड पे तो छोड़ भी दोगे ना एक्सेलरेटर, तब भी चलती रहेगी। चलो 20 की स्पीड पे चल रही थी। फिर क्या हुआ? आगे अब क्राउड हो गया खत्म, तो उसने अपनी कार को भगाया और ले गया सीधा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर से आगे आ गया यार क्राउड, फिर से रश आ गया। फिर क्या किया उसने? अपनी स्पीड को फिर से कम कर दिया। कितना कर दिया? आप कितना कर दिया? 50 किलोमीटर पर आवर। मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, खुद से कुछ भी बनाता जा रहा हूं कि देखो यार, चंटू कार में बैठा था, भीड़ बहुत है आगे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चला रहा है, और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, उसने 20 किलोमीटर पर आवर कर दी स्पीड। फिर एकदम खाली हो गई रोड, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 100 किलोमीटर पर आवर पे। फिर उसके बाद आगे और भीड़ आ गई, उसने 50 पे फिर से स्पीड कम कर दी। तो यानी कि अब वो स्पीड जो है ना वो कम हो रही है, और स्पीड के कम ज़्यादा होने की वजह से ना डिस्टेंस भी कम ज़्यादा ही कवर होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अब स्पीड में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस में भी चेंजेस आएंगे। यानी कि अब अगर वो पहले 10 मिनट में समझ लो 150 मीटर कवर कर रहा है, और अगले 10 मिनट में यानी टोटल 20 मिनट में वो समझ लो 250 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो यहां पर उसने पहले 10 मिनट में 150 मीटर 150 मीटर कवर किए। फिर उसके अगले 10 मिनट में यानी कि 20 मिनट के अंदर उसने 250 मीटर कवर करे। यानी कि पहले 10 मिनट में तो उसने 150 मीटर कवर कर लिया, पर दूसरे 10 मिनट में उसने सिर्फ 100 मीटर ही कवर किया। नहीं समझे? देखो, पहले 10 मिनट में उसने 150 मीटर कवर किया, इतना तो क्लियर है। उसके बाद उसके अगले 10 मिनट में यानी कि जब ये 20 मिनट हुए उस टाइम पर, उसके अगले 10 मिनट में इसने क्या किया? 250 में से 150 गए तो कितने बचे? 100 मीटर बचे ना। तो उसने 10 मिनट में 100 मीटर ही और कवर किया। अब आया समझ? तो पहले 10 मिनट में 150, दूसरे 10 मिनट में 100 मीटर, यानी टाइम तो बराबर है, टाइम तो 10 मिनट ही है, पर उसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर हुई। पहले 150, बाद में 100। अब आया समझ? अब तो आ गया होगा, अब तो आ जाना चाहिए। अब चलो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे प्रॉपर।
चलो डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal intervals of time, then the object is said to be in non-uniform motion। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझा दिया भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ मोशन, अब हम मेजर करेंगे द रेट ऑफ मोशन। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट, चौथे पार्ट में, जिसमें हम मेजर करने वाले हैं द रेट ऑफ मोशन, यानी कि जो मोशन है वो कितनी तेजी से हो रहा है या कितनी धीमी रफ्तार से हो रहा है, ये हम देखने वाले हैं जब हम रेट ऑफ मोशन को मेजर करेंगे, रेट ऑफ मोशन को नापेंगे, यानी मोशन का रेट क्या है, मोशन कितनी तेजी से या कितने धीमे से हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पीड को डिस्कस करेंगे। स्पीड क्या होती है भाई साहब, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। अब स्पीड, जब भी कोई कार में कहीं जा रहा होता है, जब वो कार बहुत तेज चलाता है तो हम कहते हैं इसकी स्पीड बड़ी तेज है, जब वो बहुत स्लो चला रहा होता है तो कहते हैं इसकी स्पीड बड़ी स्लो है ना। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड तुम्हें छोटी क्लासेस से पता होगा या तुमने कहीं कभी कभार सुना होगा कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी फॉर्मूला से हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी स्पीड है। तभी तो जब हम कहते हैं इस तरीके से कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इसका मतलब ये है कि वो पर आवर में 1 घंटे में 40 किलोमीटर तक कवर कर सकता है। तो वही है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितनी डिस्टेंस कितने पर यूनिट टाइम में कवर कर लेगा वो स्पीड होती है। आया समझ? जैसे मैं कह सकता हूं ना कि स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ऊपर किलोमीटर डिस्टेंस है, नीचे ये आर टाइम है, तो किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड होती है। और ये 40 है हमारी उस स्पीड की मैग्नीट्यूड, उस स्पीड की वैल्यू। और जब भी हम स्पीड किसी भी चीज की स्पीड डायरेक्शन के बिना बताते हैं, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते हैं स्पीड में, तो हम कहते हैं इसमें कि ये है हमारे पास हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसमें स्पीड के कॉन्सेप्ट में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी रफ्तार की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई साहब, वो ये 40 है। मतलब एग्जांपल से बता रहा हूं कि अगर मैंने 40 किलोमीटर पर आवर लिखा तो उसमें 40 है। यह है स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं ली जाती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या वैल्यू कंसिडर करी जाती है। उसके बाद स्पीड की जो हमारे पास एक और चीज जानने वाली है वो ये है कि जो स्पीड है भाई साहब ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव ओनली। ये ना तो नेगेटिव हो सकती है ना तो जीरो हो सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगी, ना तो वो जीरो होगी ना तो वो नेगेटिव होगी। जो स्पीड की एसआई यूनिट होती है भाई साहब, एसआई यूनिट वो होती है मीटर पर सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर और एस के ऊपर -1, क्योंकि एस जो है वो मीटर पर सेकंड, एस नीचे है। जब भी कोई चीज ऐसे लिखी होती है ना मीटर अपॉन में सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। वहीं पर जो चीज नीचे लिखी होती है ना डिनोमिनेटर में, इसको जब ऊपर लेके आना होता है, एम के साथ लिखना होता है, तो नीचे वाली चीज के सर पे -1 लग जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है इसकी एसआई यूनिट। वैसे तो इसकी और भी बहुत सारी यूनिट्स है, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, पर मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट है, ध्यान में रहे। उसके बाद अगर स्पीड
नॉन यूनिफॉर्म हो, या स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, यानी कि पहले 40 हुई, फिर 50 हुई, फिर 10 हुई, फिर 20 हुई, कम होती जा रही है, या फिर बढ़ती जाए, पहले 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, फिर 100 हो गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड बढ़ रही है यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो उस टाइम पर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं, और एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, वो होता है ये वाला, वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी एवरेज स्पीड निकालने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितनी भी टोटल डिस्टेंस कवर करी है और जितने टाइम में करी है, वो हमें यहां लिखना होता है, टोटल टाइम में और टोटल डिस्टेंस में। तो ये है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, नोट कर लो। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और फिर तुम आराम से कर दोगे। उसके बाद स्पीड जब डायरेक्शन के साथ हो तो क्या करें, मतलब कि हमने ये तो कह दिया कि ये स्पीड जो है वो डायरेक्शन के बिना है, डायरेक्शन नहीं बताई जा रही, इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। पर अगर स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताना हो, तो अगर हमें स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ना चाहिए, वैल्यू ही ना चाहिए, बल्कि ये भी चाहिए कि स्पीड किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो क्या करें सर? आपने तो पूरा कराया ही नहीं। अरे मैं करा रहा हूं ना यार, सब्र करो, गुस्सा क्यों कर रहे हो मेरे पे? देखो, इसमें हम वेलोसिटी को पढ़ते हैं, इसको बंद कर देते हैं। वेलोसिटी क्या होता है भाई साहब? अब देखो यार, सीधी सी बात है, स्पीड ही है वेलोसिटी भी, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस वेलोसिटी में ना स्पीड को डायरेक्शन के साथ कंसिडर किया जाता है, तो वो वेलोसिटी हो जा रही है। अब वेलोसिटी में जानने वाली बातें क्या क्या हो सकती हैं कि जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। और हमारे पास जो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है ना भाई साहब, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक और फॉर्मूला होता है, रुको, ये फॉर्मूला भी होता है, और अब कई बच्चे जो बुक में से पहले से ही पढ़ के आए हैं मुझे डांटने लग जाएंगे, सर आपने दूसरा फॉर्मूला नहीं बताया, वो तो इंपॉर्टेंट है, उसी से तो क्वेश्चन आते हैं, वो तो आपने बताया नहीं। अरे बता रहा हूं यार, क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? सबसे पहले टोटल टाइम टेकन, ये वाला फॉर्मूला लिखो पहले, ठीक है? एक तो ये फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूलाज होते हैं भाई, सुन ले। पहला फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला लिख। अब रोता क्यों है तू? एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला लिख, जो कि होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला। अब देखो यार, यहां पर मैंने लिखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, स्पीड की जगह पे तुम लिख सकते हो v इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पे s और टाइम की जगह पे t। यानी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को इन सिंबल्स से भी डिनोट या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्पीड को v से, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। वैसे ही यहां पर एवरेज वेलोसिटी को v av से इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, और टाइम को t से। और जो इसकी वेलोसिटी की SI यूनिट होती है ना भाई साहब, वो स्पीड वाली ही होती है सेम, जो कि है मीटर पर सेकंड, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और कुछ रह तो नहीं कि एक बार चेक कर लें। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं कि ये है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जहां पर स्पीड के साथ साथ, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखाया जाएगा। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। उसकी SI यूनिट स्पीड वाली होती है, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूलाज है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी हो गया। ओके, डन 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 हो गया। तो इतना नोट करो, कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछो। बाकी एक बार जितना करवा दिया है उसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूं। तो तैयार हो जल्दी से रिवाइज करने के लिए? शुरू करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है क्या? हो सकती है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटी होती है, उसके बराबर होती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। यूनिफॉर्म मोशन जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एग्जांपल के साथ अच्छे से हमने समझ लिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। उसके बाद मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन के टॉपिक में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अभी तक पढ़ा। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम v = s अपॉन t भी लिख सकते हैं। ये इनकी अलग रिप्रेजेंटेशन है सिंबल्स की फॉर्म में। स्पीड जो है वो है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करती है, क्योंकि स्पीड में हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू, इसलिए मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड भी इसकी और भी यूनिट्स हैं, पर ऐसा यूनिट एक ही है जो कि है मीटर पर सेकंड, और ये भी लिखा जा सकता है जिसे। स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड अगर डायरेक्शन के साथ हो तो हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी उसे, और ये है हमारे पास वेलोसिटी। ऐसा यूनिट सेम स्पीड वाली ही है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकती हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दो होते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v, टाइम को t भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है? होना नहीं चाहिए, मैंने अच्छे से समझा दिया, नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होती है, ये हमने अभी देखना है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे बढ़ती है या कम होती है, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं कि किस तरीके से चेंज होती है। यूनिफॉर्म मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है इन एन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उस टाइम पर ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रही होती है। कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रही होती है, और साथ ही साथ उस टाइम पर जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है, एक सीधी लाइन में हो रहा होता है। ठीक, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, यानी कि इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ वेरी करने वाली है, चेंज होकर बढ़ने या घटने वाली है। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंटली बढ़ रही थी या घट रही थी। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कार शुरू हुई, कार में चंटू बैठा था अपना, उसने कार को स्टार्ट किया तो पहले 1 घंटे में जो कार की स्पीड रही वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके दूसरे घंटे में, यानी कि उसके अगले 1 घंटे में उसने स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया और कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके अगले घंटे में उसने और 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया, उसके अगले घंटे में और 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया। तो यानी हर 1 घंटे में वो अपनी स्पीड को इक्वली बढ़ा रहा है। और स्टार्टिंग में भी जब मैंने 40 बोला ना, उसको भी तुम 20 ही मान लो, मैंने गलती से बोल दिया। मतलब समझ लो कि चंटू कार में बैठा है, उसने पहले 1 घंटे में अपने कार की स्पीड रखी 20 किलोमीटर पर आवर, उसके अगले 1 घंटे में उसने 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड और बढ़ा दी, यानी अब उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने उसके एक अगले घंटे में एक और, मतलब फिर से 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड और बढ़ा दी। यानी कि जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। और जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए हमारा जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन करते हुए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब सीधी सी बात है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ में वेरी करती हुई बढ़ रही है। जैसे चंटू था, स्टार्टिंग में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू कर दिया उसने, सीधा एकदम एक्सेलरेटर छोड़ते हुए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर दिया अपनी कार को शुरू। उसके अगले घंटे में उसने एकदम से ही 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ले आया अपनी कार को। फिर उसके अगले 1 घंटे में उसने फिर और ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी अपनी। यानी कि स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ अब वेरी कर रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हुआ। अब वेलोसिटी
जब टाइम के साथ साथ चेंज होती है, यानी कि कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बताने के लिए ना अब हम एक और फिजिकल क्वांटिटी या मैं कहूं तो एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भैया जी अब ये एक्सेलरेशन क्या होती है? देखो, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम के हिसाब से चेंज होना, ठीक है। पहले मैं एक्सेलरेशन का तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं, फिर उससे तुम इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से बना लोगे। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि यहां पर a है अपना एक्सेलरेशन, v है अपना फाइनल वेलोसिटी, मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलने वाला था, फाइनल वेलोसिटी, u है अपना इनिशियल वेलोसिटी और t है अपना टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये रही इसकी डेफिनेशन और ये रहा इसका कंसेप्ट फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन है भाई, ये ना पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब सर जी पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी? ध्यान से सुनना। देखो, एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी के साथ साथ बढ़ती है तो वो पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एक बंदा बस में बैठा है, समझ लो चंटू, और वो बस चला रहा है, सर ये चंटू बड़ा ज़्यादा ही थोड़ा जीनियस बंदा है, बस भी चला लेता है, कार भी चला लेता है, स्कूटर भी चला लेता है, हाँ यार वो बहुत ही जीनियस बंदा है, मैं भी कभी मिलना चाहूँगा उससे, मैंने पता नहीं इतना अच्छा इमेजिनरी बंदा कहाँ से बना दिया है। तो अब वो बस चला रहा है, बस की स्पीड उसने 40 किलोमीटर पर आवर से कर दी 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड उसने बढ़ा दी, मतलब वेलोसिटी उसने बढ़ा दी। और वेलोसिटी कैसे बढ़ाई? एक्सेलरेट करके, है ना। एक्सेलरेटर दबाया, वो एक्सेलरेट हुआ और उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो यानी कि जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक साथ में बढ़ते हैं, है ना, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक साथ में बढ़ते हैं या एक साथ चलते हैं, तो उस टाइम पर हमारी एक्सेलरेशन होती है पॉजिटिव, ठीक है। या यहां पर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, तो उस टाइम पर ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कब होता है? अब देखो, वेलोसिटी समझ लो कि चंटू जब बस चला रहा था तो वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर आवर की, पर अब वेलोसिटी जो है कुछ देर बाद कम होकर 60 किलोमीटर पर आवर की हो गई। तो इस बार वेलोसिटी कम हुई है, एक्सेलरेशन बढ़ने की जगह कम हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी जब हमारी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। वेलोसिटी बढ़ गई, एक्सेलरेशन कम हो गई। जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को मैं ए लिख देता हूं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ठीक है, तब ये नेगेटिव होती है। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन भी हमारी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की। पहली है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है भाई? यार देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, अपनी वेलोसिटी को वो कॉन्स्टेंटली इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज कर रहा होता है, तब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही होती है। एग्जांपल देता हूं पहले, जैसा मैंने पहले दिया था, चंटू है, कार ड्राइव कर रहा है, पहले एक घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, दूसरे वाले घंटे में उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा ली, यानी वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तीसरे एक घंटे में 20 और बढ़ा दी, यानी अब हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो हर एक घंटे में वो 20-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहा है। हर एक घंटे में 20-20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
इक्वल या कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट, या फिर कांस्टेंट चेंज इन द वेलोसिटी। और अच्छी बनाते हैं डेफिनेशन को, और सुंदर बनाएंगे। कांस्टेंट चेंज इन द वेलोसिटी, कांस्टेंट चेंज इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरी आदत है भाई, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं चिल्लाता हूं, क्योंकि मैं चिल्लाता हूं तो मेरे में जोश आता है। जब मेरे में जोश आता है तो तुम्हें समझ आती है। तो अब सुनो, कांस्टेंट चेंज इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर तुम्हें इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कभी एग्जाम में, तो तुम बता देना कि भाई जो फ्री फॉल होता है, यानी कि हम फ्रीली किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही गिरा देंगे, फॉल कर देंगे, तो वो है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। यानी कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे गिरा दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने मार्कर का ढक्कन गिराने वाले हैं। देखो भाई, बहुत महंगा ढक्कन है, मार्कर भी बहुत महंगा है। तुम्हारे लिए अपने इस महंगे मार्कर के ढक्कन की कुर्बानी दे रहा हूं, तो ध्यान से समझना। अब मैं यहां पे इस मार्कर के ढक्कन को छोड़ दिया, गिर गया। अब जब ये गिरा है, मार्कर का ढक्कन नीचे गिरा, तो हुआ क्या कि नीचे जाते जाते हर एक सेकंड में इसके गिरने की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो बढ़ती रही और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ी। यानी कि समझ लो, पहले वो गिर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तुम कहोगे सर इतनी तेज शुरुआत से ही? हाँ, मान लो, मानने में क्या जाता है कि पहले 10 की स्पीड से गिरा, अगले ही सेकंड 20, अगले ही सेकंड 30, अगले ही सेकंड 40, यानी कि वो हर सेकंड स्पीड बढ़ाते 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 फिर गिर रहा है। यानी कांस्टेंट वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए वो गिर रहा है। फ्री फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो एग्जाम्पल है इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है सर? भाई सिंपल सी बात है, यहां पे कांस्टेंट चेंज हो रहा था वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, यहां पर वेरिएबल चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। यानी चेंज जो है वेलोसिटी में वो अलग अलग तरह से होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि पहले 1 घंटे में चंटू ने अपनी कार को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भगाया, उसके अगले ही घंटे में उसने अपने कार की स्पीड कम कर दी 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि 30 हो गई। फिर उसके अगले घंटे में उसने 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली। यानी अब चेंज जो है वो वेलोसिटी में वो उल्टा पुल्टा हो रहा है। इस वजह से जब होता है वेरिएबल चेंज इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then we can say that this situation is known as of non-uniform acceleration, या फिर that this situation is of non-uniform acceleration। इसकी एग्जांपल तुम कह सकते हो, कोई भी बस जब स्टॉप होती है या फिर चलती है, स्टार्ट होती है फ्रॉम बस स्टॉप से, क्योंकि कोई भी बस एक बार बस स्टॉप पर रुकी तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर उसके बाद वो फिर से चलने लगी, तो फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। फिर वो किसी स्टॉप पर रुक गई, फिर 0, फिर बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है ना वहां पे, वेलोसिटी बढ़ने या घटने का कोई फिक्स ही नहीं है रेट, तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। यहां तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया एक बार रिवाइज करवा देता हूं, कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। हमने अभी तक पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है, और जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो उस टाइम जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में वेरी कर रही होती है। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करती है या बढ़ती है या घटती है, तो इस चीज को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम एक और फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है
चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a है एक्सेलरेशन, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम। जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी सेम। नेगेटिव कब होगी? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब कांस्टेंट चेंज होता है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फ्री फॉलिंग इसकी एक एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब वेलोसिटी में वेरिएबल चेंज हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और बस का अपने बस स्टॉप पर रुकना और फिर से चलना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओ भाई साहब, थक गया मैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब हम मोशन को, अलग अलग तरह के मोशन को, जितनी भी क्वांटिटीज हमने अभी तक पढ़ी हैं उनको ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ्स के जरिए थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे और अच्छे से इनसे दोस्ती करेंगे। अब देखो यार, ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ जो है ना, ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है, एक बहुत ही आसान मेथड होता है। छीछी गंदा हो गया बोर्ड यार। कन्वीनियंट, हाँ स्पेलिंग ठीक है भाई, साइंस वाले हैं, इंग्लिश वाले थोड़ी है जो स्पेलिंग आते होंगे। अब ग्राफ जो है बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, बहुत आसान तरीका है। किस चीज का आसान तरीका? बहुत ही वैरायटी ऑफ इवेंट्स, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के इवेंट्स, अलग अलग तरह की चीजों की बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाने का। बेसिक इंफॉर्मेशन यानी उनके बारे में कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कह सकते हैं कि चीजें बताने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक मेथड है, जिसमें इन विच हम दिखाते हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस को किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर, यानी कि किसी एक टर्म की डिपेंडेंस को दिखाते हैं किसी अदर टर्म की रिस्पेक्ट में। जैसे कि सबसे पहला हमने पढ़ना है अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस में किस तरह से चेंज आता है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी में कैसे चेंज आता है, एक फिजिकल क्वांटिटी पर कोई दूसरी क्वांटिटी कैसे डिपेंड करती है, ये हमने देखना है ग्राफ्स में। ठीक है, उसके बाद यानी कि हमने इसमें देखना है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने को किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में देखना है। रिस्पेक्ट में देखने का मतलब है कि अगर ये चेंज हो रही है तो किस तरह से वो चेंज होती है उसके रिस्पेक्ट में या इसके चेंज होने से। इसका मतलब ये है। अब सबसे पहले हम जो ग्राफ देखने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां पर हम बेसिकली डिस्टेंस टाइम के ग्राफ्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है। अब देखो यार, ग्राफ है तो सीधी सी बात है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बनेगी ही, तो सबसे पहले उसे बना लेते हैं। इधर आएगा 0, इधर है x, इधर है y। अब इसे कहते हैं x एक्सिस, इसे कहते हैं y एक्सिस। x एक्सिस पर मैं लूंगा टाइम को, क्योंकि x एक्सिस पर हम हमेशा लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, जिस पर बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं, और टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। टाइम को मैंने ले लिया समझ लो सेकेंड्स में, और यहां पर मैं ले लूंगा डिस्टेंस को, और डिस्टेंस को समझ लो मैंने ले लिया मीटर में, m में। ये मैंने ले लिया डिस्टेंस को ले लिया मीटर में। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि 10 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और अगले 10 सेकंड में यानी कि 20 सेकंड के अंदर टोटल कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ऐसे ही उसके अगले 10 सेकंड में यानी टोटल 30 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 60 मीटर कवर कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले 10 सेकंड में 20 मीटर कवर करी,
उसके अगले 10 सेकंड में और 20 मीटर कवर करा, उसके अगले 10 सेकंड में और 20 मीटर कवर करा, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स बने, इनको अगर मैं ऐसे डॉट लगा के ज्वाइन कर दूं, तो यहां पर ये जो हमारे पास ग्राफ बना, ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जहां पर डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा है इक्वली, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यूनिफॉर्म मोशन का ये जो ग्राफ बना है, ऐसे ही ग्राफ से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं स्पीड का। स्पीड का हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इस या ऐसे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम वाले। स्पीड को v से डिनोट करेंगे। ठीक, चलो अब फॉर्मूले की डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूं यूनिफॉर्म मोशन का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 0 x y, इधर मैंने ले लिया टाइम, इधर मैंने ले ली डिस्टेंस। यूनिफॉर्म मोशन में है तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन बना था, वैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यहां पर मैं कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं वो लेट कर लेता हूं, A और B। और हाँ, ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं ना, ये तुम्हें यहां पर अच्छे से इंग्लिश में भी लिखना होगा। ठीक है, 9th क्लास में हो गए, इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि टाइम इज टेकन ऑन x एक्सिस, डिस्टेंस इज टेकन ऑन y एक्सिस। नाउ वी विल कंसिडर द 2 पॉइंट्स A एंड B। नाउ वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर पैरेलल टू x एक्सिस और या पैरेलल टू टाइम एक्सिस फ्रॉम A एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम B दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये तुम्हें लिखना है। इतना हो गया। फिर उसके बाद इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे और यहां पर ये जो पॉइंट बना इसको C नाम दे देंगे। अब यहां पे एक ट्रायंगल बन गया ABC, ये A है, कंफ्यूज मत होना, ये A है। अब ABC हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। अब यहां पर ये जो ट्रायंगल बना है, इसमें से कहीं ना कहीं हमें स्पीड का एक फॉर्मूला मिलने वाला है। कैसे? देखो, मैं इसको भी यहां पर नीचे ज्वाइन कर दूंगा और इसको भी यहां पर यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। नीचे यहां पर ये टाइम वाली एक्सिस है, यहां पर टाइम को मान लेंगे t1, यहां पर टाइम को मान लेंगे t2, यहां पर डिस्टेंस को मान लेंगे s1, यहां पर डिस्टेंस को मान लेंगे s2। अब मतलब मैं कह सकता हूं जो स्पीड होती है मेरी वो होती है, स्पीड को मैंने v से दिखाना है, जो स्पीड होती है मेरी वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितनी कवर हो रही है? डिस्टेंस कवर हो रही है हमारे पास में s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 अपॉन टाइम, कितने टाइम में? t2 माइनस t1 टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम में हमारी s2 माइनस s1 डिस्टेंस कवर हो रही है। ये होने वाला है हमारा प्रॉपर फॉर्मूला। ये हमारा डायग्राम बनेगा, डायग्राम के बेसिस पे ये फॉर्मूला निकल के आएगा। और ये फॉर्मूला लिखते हुए, बनाते हुए तुम्हें क्या क्या इंग्लिश में लिखना है वो मैंने तुम्हें बोल के बताया है और तुम्हें समझाया है। अब प्रॉपर अगर मैं यहां लिखने बैठूंगा ना भाई, तो ये वन शॉट वीडियो नहीं होगी, ये डिटेल बन जाएगा। और मुझे ये वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना है, तो तुम्हें भी थोड़ा समझना होगा। फिलहाल डेरिवेशन इसी तरह की होनी है, डायग्राम बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, बस लिखने का कंटेंट जो है वो मैंने तुम्हें बोल के बताया है, बस इतना फर्क है। उसके बाद अगला जो हमारा ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन वा, मोशन वा बोल रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। वो कैसा होता है? सीधी सी बात है, सबसे पहले तो अपनी x और y एक्सिस बना दो, 0 x y, इधर आएगा टाइम, इधर आएगा डिस्टेंस। एक तो उल्टा लिखना पड़ रहा है यार, समझ जाओ, डिस्टेंस लिखा है, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है पर वही लिखा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है इसका, वो होता है कुछ इस तरह से। क्यों? क्योंकि यार देखो, यहां पर जो डिस्टेंस है ना, सबसे पहले समझ लो, चलो मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल से समझाता हूं कि ये वाली लाइन जो कर्व जो है वो कैसे बन रहा है। देखो, समझ लो कि शुरुआत के 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुई वो थी 20 मीटर। टाइम जो है वो मैंने सेकंड में लिया है, डिस्टेंस जो है मैंने मीटर में ली हुई है। 10 सेकंड में 20 मीटर कवर हुए और उसके अगले 10 सेकंड यानी टोटल 20 सेकंड में समझ लो वो सीधा स्पीड को ले गया 60 किलोमीटर पे।
उसके अगले 10 सेकंड 30 पे वो ले गया स्पीड को बिल्कुल ऊपर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। यानी इस बार जो हमारे पास स्पीड डिस्टेंस में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो अनइक्वल है। ये थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, प्रॉपरली मेजर नहीं करा हुआ, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट एक्चुअल में जो ग्राफ बनेगा ना, मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया बना कैसे है। एक्चुअल में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। टाइम यहां, डिस्टेंस यहां, वो बनेगा कुछ ऐसा। ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये तो मैंने तुम्हें बस बताया है कि आखिर ये हुआ कैसे है, कि डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज हो रही है वो अनइक्वल चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। डिस्टेंस अनइक्वली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। एक और ग्राफ होता है, यहां पर बता देता हूं छोटी सी जगह में, सी थर्ड वाला ग्राफ। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तब कैसा ग्राफ बनेगा। यार देखो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि डिस्टेंस में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, टाइम बढ़ी जा रहा है और वो बंदा वहीं के वहीं खड़ा है, तो मतलब वो रेस्ट पे हुआ। तो यानी ये 0 x और y एक्सिस है, नीचे आएगा टाइम, इधर आएगी डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो है ना, समझ लो टाइम जो है वो पहले 10 सेकंड हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 सेकंड हुआ, फिर 40 सेकंड हुआ। टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है। टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर जो डिस्टेंस है ना वो 40 पे अटकी हुई है और यहीं पे ही है। डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही है। जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में इस तरीके की पैरेलल लाइन आए एक्स एक्सिस से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। ठीक है, ठीक है। तो यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को तो देख लिया है। अब हम इसका अगला टाइम ग्राफ करने वाले हैं, जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिलहाल यहां तक मैंने जितना भी करवा दिया उसे रिवाइज करवा देता हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हमने देखा ग्राफ क्या होते हैं। एक कन्वीनियंट मेथड है ये वैरायटी ऑफ इवेंट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का, जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर दिखाया जाता है। कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को सबसे पहले हमने देखा, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने सबसे पहले समझा और उसका ग्राफ देखा, फिर उससे एक फॉर्मूले को डिराइव किया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखा, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का ग्राफ देखा। कोई भी डाउट आता है कमेंट में बता देना। अगला ग्राफ करते हैं जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इतना नोट कर सकते हो। अब हम करते हैं अपना अगला टाइप ऑफ ग्राफ, जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन देखने वाले हैं हम। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ एक ही तरह का ग्राफ पढ़ना है, जो कि है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, यानी कि वेलोसिटी पूरी डिस्टेंस में या हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक जैसी हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या मतलब, यही ग्राफ है इसका। ठीक है, 0 x y, यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। x एक्सिस पे हमेशा लेंगे टाइम, टाइम को ले लेते हैं सेकंड्स में। यहां पर y एक्सिस पे हम ले लेते हैं वेलोसिटी को। ठीक है, और वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अब देखो, समझ लो कि पहले 10 सेकंड में जो अपनी वेलोसिटी थी वो रही 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड 40। वैसे मीटर पर सेकंड के हिसाब से ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिख लेना चाहिए, किलोमीटर पर आवर ज़्यादा आसान रहेगा। और यहाँ पर टाइम को भी आर में ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर 1 घंटे में समझ लो, पहले 1 घंटे में जो स्पीड थी वो रही 40 किलोमीटर पर आवर की। उसके अगले सेकंड में, यानी पहले सेकंड में थी 40 किलोमीटर पर आवर, उसके अगले सेकंड में भी जो स्पीड रही वो भी इतनी ही रही, 40 किलोमीटर पर आवर। उसके अगले सेकंड, सॉरी सेकंड बोल रहा हूं मैं, आर, पहले घंटे में स्पीड रही 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे यानी कि दूसरे 1 और घंटे में स्पीड उतनी ही रही, फिर उसके 1 घंटे आगे में, उसके अगले 1 घंटे में भी स्पीड जो है वो उतनी ही रही। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। उसके अगले घंटे में, यानी चौथे घंटे में भी स्पीड जो है वो इतनी ही रही, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। यानी सीधी सी बात है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड या वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी एक जैसी है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उतनी ही रह रही है, यूनिफॉर्म ही रह रही है। 40 है हर एक
घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर से ही वो बढ़ रही है। तो हमारा बेसिकली अगर मैं सही वाला ग्राफ बनाऊं रफ सा, तो 0x(y), यहां पे मैं ले लूंगा टाइम, यहां पे मैं ले लूंगा वेलोसिटी। एक तो ये बोर्ड बड़ा काला सा हो जाता है जब मैं इरेज करता हूं। टाइम इधर ले लिया, वेलोसिटी इधर ले ली, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाना हो तो होगा वो एक्स एक्सिस के ऐसे, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। नंबर्स को लेकर एग्जांपल के जरिए भी समझा दिया और ऐसे भी समझा दिया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो, अब मैं फॉर्मूला की डेरिवेशन तुम्हें बताने वाला हूँ। इसमें भी हम एक फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं जिसकी डेरिवेशन हम यहाँ पर अभी देखेंगे। सबसे पहले तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है उसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। 0x(y), नीचे ले लेंगे टाइम, यहाँ पर साइड में ले लेंगे अपन वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ में ये बनेगा ऐसे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट नहीं सॉरी पैरेलल लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहां पर मैं 2 पॉइंट्स को ले लेता हूं, ए एंड बी, और तुम्हें पता है ना डेरिवेशन के दौरान तुम्हें इंग्लिश में वो सारी बातें लिखनी है। टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। For uniform velocity time graph, we will draw a straight line parallel to x-axis or time axis. We will consider 2 points A and B on the graph or on the slope of the graph. And then we will draw the perpendicular. फिर हम perpendicular draw करेंगे A से नीचे x-axis पे और B से नीचे x-axis पे। यहाँ पर जो 2 points बन गए हैं इनको C और D नाम दे देंगे। ये नीचे टाइम की एक्सिस है, यहां पर इस टाइम को t1 नाम दे देंगे, इस टाइम को t2 नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहां पर इसका जो ये ग्राफ बनेगा, इसमें ये जो एरिया बना, ये जो एक ग्राफ बना प्रॉपर, उसमें इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो बीच का एरिया बना, ये एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें ये बीच वाला एरिया देता है, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहां से इन्हीं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के फॉर्मूले को ही निकालने वाला हूं। देखो जरा कैसे निकालेंगे। एस, मैं डिस्टेंस को एस लिख रहा हूं, एस से ही हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। एस लिखा इज इक्वल टू, अब देखो यार, कई लोग ना या कई स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे कि सर हमारे स्कूल में या हमारे टीचर ने बताया है कि हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, डिस्टेंस को नहीं। यार देखो, तुम अपनी ना एनसीईआरटी बुक खोल के देखना, मैं तुम्हें प्रॉपर एनसीईआरटी के बेसिस पे करवा रहा हूं सारी चीजें। मैं ये नहीं देख रहा कि कोई यूट्यूब का टीचर क्या करवा रहा है, मैं ये नहीं देख रहा कि तुम्हारा कोई स्कूल का टीचर क्या करा रहा है, मैं ये देख रहा हूं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी बुक जो अभी न्यू आई है या पिछले वाली भी जो है, उसमें एस डिस्टेंस को लिखा हुआ है। कई जगह पर, बहुत सारी जगह पर, ऑलमोस्ट काफी जगह पर डिस्प्लेसमेंट को एस लिखा जाता है। इसलिए तो इसके अंदर जो एरिया दिया होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस देता है। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये सिर्फ टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। इसीलिए अब यहां पर मैं एस की वैल्यू यहां पर निकालने वाला हूं, फॉर्मूला निकालने वाला हूं डिस्टेंस के लिए। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे इसका जो एरिया है, जो कि है हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी, यहां पर सी लिखो, यहां पर डी लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ए बी सी डी, तो वो हमें देने वाला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा कैसे? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, अगर ना पता हो तो। लेंथ कितनी है यहां पे? ए डी मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है यहाँ पे? डी सी। यहां पर ए डी की वैल्यू कितनी है? यहां पर जो भी हमारे पास वेलोसिटी दी गई होगी हमें वो हमारी ए डी की वैल्यू होने वाली है। अब देखो, यहां पर कोई वैल्यू तो अपने को दी नहीं गई है, तो हम अपने आप से एज्यूम कर लेते हैं कि 40 है। वैसे यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, दी नहीं गई है, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि 40 है। और यहां पर तुम्हें लिखना भी होगा दैट वी विल अज्यूम दैट हियर द वेलोसिटी इज 40। सो 40 इंटू डी जो है वो कितना है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1,
क्योंकि यहाँ हमने T2 माइनस T1 टाइम को कंसिडर किया है DC के अंदर। ये T2 है, ये T1 है, तो DC कितना हुआ T2 माइनस T1। सो S इज इक्वल टू हो गया 40 इंटू T2 माइनस T1, और S मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट है सिर्फ किलोमीटर। इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने टाइम को आर में लिया, वेलोसिटी को किलोमीटर पर आर में लिया, तो डिस्टेंस किलोमीटर में आने वाली है। अगर हम इसको सेकंड लेते, इसको मीटर पर सेकंड लेते, तो ये मीटर में आ जाती। सीधी सी बात है। यूनिट्स का थोड़ा सा खेल है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। और हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो सारा चर्चा हो चुकी है, ये तो खत्म हो चुका है। पर एक्सेलरेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ाई थी, अब हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखने वाले हैं। और एक्सेलरेशन की जो SI यूनिट होती है ना भाई साहब, ये मैंने तुम्हें शायद बताई नहीं इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसको ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक, चलो जितना भी पढ़ा दिया डिस्कस कर लें एक बार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ देखा, जिसमें वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रह रही है, एक जैसी रह रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी उतनी ही है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लेनी है। टाइम यहाँ पर हमने आर में लिया, वेलोसिटी किलोमीटर पर आर में ली है। फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इसके अंदर का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देने वाला है। डिराइव करते हुए वो हर एक चीज़ तुम्हें लिखनी है जो मैंने तुम्हें समझाई है इंग्लिश में। कैसे लिखनी है वो भी बता चुका हूँ। और जो इसमें डिस्टेंस है वो इसका एरिया दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे AD है, ब्रेथ यहाँ पे DC है। वो लिखा, उनके वैल्यूज़ को पुट किया, मल्टीप्लाई करके उसकी यूनिट लगाई और आंसर आ गया। किसी भी डिस्टेंस की यूनिट या तो किलोमीटर होती है या मीटर होती है। SI यूनिट मीटर है, किलोमीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी होती है, बहुत सारे यूनिट्स होती हैं। नोट कर लो इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ। साथ में एक्सेलरेशन की यूनिट मैंने तुम्हें वैसे ही बता दी क्योंकि पहले मैंने बताई नहीं थी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। और अभी जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ करवा रहा था ना, उस टाइम पर मैंने यूनिट बताई थी, SI यूनिट डिस्टेंस की, जो कि है मीटर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉज लेके फिर तुम्हें बताया कि इसकी यूनिट किलोमीटर या सेंटीमीटर भी हो सकती है। ये मैंने दोबारा इसलिए बता दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि SI यूनिट जो है सर वो मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होता है। नहीं, SI यूनिट एक ही होती है जो कि डिस्टेंस की है, मीटर। बाकी तो उसकी अदर और भी कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं। कहने का मतलब मेरा ये था। कई स्टूडेंट्स को शायद डाउट आ सकता है क्योंकि मैंने इकट्ठा बोल दिया था अभी, तो डाउट में नहीं रहना है। आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की तरफ। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जब मोशन के दौरान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही हो उस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ध्यान से देखना। तो ग्राफ की सबसे पहले हम y एक्सिस और यहां पर x एक्सिस बना लेते हैं। यहां पे 0, यहां पे x, यहां पे y। x एक्सिस पे हम लेने वाले हैं टाइम, टाइम को ले लेते हैं सेकंड्स में। y एक्सिस पे हम लेने वाले हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को ले लेते हैं हम मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने वाली है। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी? जब वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल तरीके से बढ़ रही होगी। जैसे पहले 10 सेकंड में जो वेलोसिटी है समझ लो वो कितने मीटर पर सेकंड बढ़ी। या फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि टाइम को ले लेता हूं आवर्स में, क्योंकि जनरली हमारी जितनी भी कार्स हैं, जितनी भी हम ड्राइव करते हैं, एक्टिवा है, इन सबके स्पीडोमीटर पर या ओडोमीटर भी जैसे हम कई बार कह देते हैं, उस पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड लिखी होती है हमेशा। तो किलोमीटर पर आवर ही ले लेते हैं ना इसको भी अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। समझ लो कि पहले 1 घंटे में जो हमारी स्पीड थी वो रही 20 किलोमीटर पर आवर, या फिर सिर्फ 20 लिख दूं तो पता चली जाएगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में ही तो है। अरे कितना गंदा हो गया यार, छी छी गंदा। यह है वेलोसिटी और यहां पे मैंने ले लिया 20। ठीक है, यानी कि पहले 1 घंटे में स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर।
उसके बाद अगले 1 घंटे में यानी कि टोटल 2 घंटे में जो स्पीड है वो 20 और बढ़ गई और हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 4 लिखा है। फिर उसके और एक अगले घंटे में यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो स्पीड अब 20 किलोमीटर पर आवर और बढ़ गई और हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से स्पीड या मैं कहूं तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बढ़ रही है और इसी को हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है और यही है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक ग्राफ। ठीक, अगर मैं इसको नंबर्स के बिना बनाऊं तो ये ग्राफ की शक्ल देखने में कैसी होगी, कुछ इस तरह की। अब यहां उसकी जो शक्ल है वो मैं नीचे यहां बना देता हूं जहां पे मुझे फॉर्मूला की डेरिवेशन करनी है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से भी हम एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं, या मैं कहूं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ में से हम एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं। फॉर्मूला की डेरिवेशन, वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, 0 x y लिखा। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे टाइम, वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे वेलोसिटी। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा, जब हो रही होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, ऐसा ही बना हुआ है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, कोई भी 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लेता हूं जैसे मैंने पहले भी डिराइव करने के लिए करे हैं। फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए जैसे मैं हर एक ग्राफ पे कुछ पॉइंट बना लेता हूं, फिर उसके बाद हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, है ना। तो वैसे हम कुछ करेंगे। यहां पर मैंने 2 पॉइंट रख लिए। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा, फिर इस पॉइंट से भी मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा, फिर यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे दोनों तरफ से, और यहां पर इस लाइन को यहां पे लाके मैं जोड़ दूंगा। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लेना है, यहां पर डी पॉइंट पर जो टाइम है इसे हम कह देते हैं t1, जो ई पर टाइम है उसे हम कह देते हैं t2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये जितनी भी चीज हमने कर दी है, ये जो भी ग्राफ हमने बना लिया है, ये जो ग्राफ है इसको ध्यान से देखना। इसमें हमने जो जो भी किया वो अब तुम्हें लिखना भी होगा। यानी कि यहां पर तुम लिखोगे कि टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, देन we will take or consider 2 points on the slope of the graph, and from one point we will draw a parallel line parallel to x axis, then another line from another point parallel to y axis, then we will join these 2 points and they will intersect at point C। उसके बाद यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा, यहां पर एक रेक्टेंगल बनेगा, यानी कि ये हमारा एक पूरा एरिया बनेगा, है ना। ये हमारा एक पूरा एरिया बनेगा। और यहां से हमें क्या मिलेगा भाई, हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम जब यहां पर हो तो उस टाइम पर ये जो एरिया पूरा का पूरा बनता है ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक, अब इस बार हमारे इस पूरे एरिया से हमें वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलने वाली है। तो इस बार जो s है, जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, वो बराबर है इस एरिया ए, बी, सी, डी, ई के। या फिर जो ए, बी, सी, डी, ई हमने नाम दिए हैं पॉइंट्स को, इन्हें थोड़ा सा अच्छे से नाम देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के भी दिमाग में। इस सी को यहां से हटाया, यहां से हटाया, यहां से हटाया, तो ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, यानी कि अब एरिया ए, बी, सी, डी, ई जो है यही पूरा एरिया है जो हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू देने वाला है। एरिया ए, बी, सी, डी, ई। और ये जो पूरा एरिया है ये किन 2 एरियाज से मिलकर बना है, एक तो ये ए, बी, ई वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, बी, ई, प्लस एक तो ये ए, बी, ई वाले ट्रायंगल का एरिया, प्लस ये बी, सी, डी, ई वाले रेक्टेंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है, बी, सी, डी, ई, बी, सी, डी, ई।
इज इक्वल टू, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां पे हाफ इंटू बेस क्या है, यहां पे ट्रायंगल का बेस है यहां पे बीई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है इसकी एई प्लस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बीसीडीई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे लेंथ कितनी है बीसी, लेंथ कितनी है बीसी प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ है मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है सीडी, ब्रेथ है सीडी, तो ये अपना एक प्रॉपर डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से डिराइव हो जाता है। अब यहां पर इस बीई एई बीसी और सीडी की जो भी वैल्यू उस टाइम पर होगी ग्राफ बनाते समय, या फिर मतलब जब भी तुम्हें इस ग्राफ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यूज दी गई होंगी, तो जिस भी चीज के लिए जो भी वैल्यू है वो बस यहां पे पुट करनी है और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे तुम्हारे आगे आंसर्स आने हैं। तो इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से यही फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। जो जो तुम्हें लिखना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, और जैसे मैंने समझाया वैसे हर चीज तुम्हें इंग्लिश में या अपनी अंग्रेजी में बतानी होगी अपने पेपर में, ठीक है। आगे अब हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ के बारे में। अब यहां पर ना कुछ बच्चे मुझे कह सकते हैं कि सर आप डिटेल में नहीं बता रहे हो, आप अच्छे से नहीं बता रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है। यार देखो, सीधी सी बात है कि मोशन का ये जो ग्राफ वाला पार्ट है ना, वो समझना हर बच्चे के लिए स्टार्टिंग में मुश्किल होता ही है। ये आसान नहीं रहेगा अगर तुम पहली बार ये पढ़ रहे हो तो और ये जितनी भी चीजें हैं ना ये डिटेल में समझने वाली हैं, पर फिर भी वन शॉट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी डिटेल में तुम्हें समझा सकता हूं, जितने अच्छे से तुम्हारे दिमाग में चीजें डाल सकता हूं मैं डाल रहा हूं। पर अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि ये डिटेल नहीं है और समझ नहीं आ रही है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूं, तुम्हें हर एक एक चीज बता रहा हूं, इस एक ही वीडियो में सब कुछ लेके आ रहा हूं। दरअसल अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। मैं बताने वाला था कि डिटेल लेक्चर्स क्यों नहीं आ पाए पास्ट में, और हम अभी वन शॉट वीडियोस के जरिए तुम्हारा सिलेबस क्यों कंप्लीट कर रहे हैं। पर फिलहाल के लिए सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर तुमसे बातें करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। फिलहाल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखते हैं। अब देखो यार, एक्सेलरेटेड मोशन जब यूनिफॉर्म होता है उस टाइम पर तो तुमने देख लिया ग्राफ। अब जब नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, तब ग्राफ जो है वो किसी भी तरह का बन सकता है। यहां पर टाइम है, यहां पर वेलोसिटी है। अब ये ग्राफ जो है एक तो इस तरीके का भी हो सकता है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कम हो रहा है, होते होते एक पॉइंट पे आके जीरो हो जा रहा है। ये एक तो ये इस तरीके का हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म में एक इस तरीके का ग्राफ भी हो सकता है, 0 x y, यहां पर तो अपना टाइम ही आएगा और यहां पर तो अपने वेलोसिटी भाई साहब ही आएंगे। उसके बाद ये ग्राफ कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। यहां पर मैंने ड्रॉ किया हुआ था एक जगह कि ऐसे एक बार इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। इस तरीके का एम टाइप ग्राफ भी बन सकता है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तो कैसा भी ग्राफ हो सकता है। फिलहाल आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हैं। स्टार्टिंग से बता देता हूं हमने अभी तक क्या क्या किया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अभी हमने सबसे पहले देखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने का मतलब जब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो। यानी कि पहले एक घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, उसके अगले एक और घंटे में और 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, उसके एक अगले घंटे में फिर से और 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो वेलोसिटी बढ़ गई। यानी पहले घंटे में 20, दूसरे वाले में 40, तीसरे वाले में 60। और जब मैंने इसके पॉइंट्स को यहां पर रख कर ग्राफ ड्रॉ किया तो वो इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, जब वेलोसिटी यहां है और टाइम यहां है। टाइम को मैंने लिया आर में, वेलोसिटी को मैंने लिया किलोमीटर पर आवर में। फॉर्मूला की एक डेरिवेशन हमने देखी जो कि फॉर्मूला है डिस्टेंस का, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ वाला। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल की है, और जो रेक्टेंगल है ये वाला, ये इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ यहां पर ली गई है। यहां पर टाइम लिया, यहां पर वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया जो कि है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। यहां पर 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर किए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी। फिर उसके बाद जो एरिया हमारा बचा उसी एरिया में से हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलनी है।
तो यहां पर हमने इन दोनों के एरिया को अलग अलग निकाल के यहां पे प्लस कर दिया और अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स के बारे में हमने देखा और हमने देखा कि इसके तो रैंडमली कैसे भी ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यही दो ग्राफ्स गिवन है तुम्हें समझाने के लिए। तो फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के टॉपिक पर। तब तक के लिए इतना नोट कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब आ गया है इस चैप्टर का अंत, इस चैप्टर को खत्म करने का समय। अभी हम सबसे पहले अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन चैप्टर में कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। मैं फंबल बहुत कर रहा हूं यार, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है स्ट्रेट लाइन में, तो उस टाइम पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हम इन तीन इक्वेशंस का यूज करते हैं। कौन सी तीन इक्वेशंस? ये रही पहली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन, टी है टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? सर इतनी देर से बोली जा रहे हो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, होती क्या है ये? यार देखो, ये तो बड़ी आसान सी बात है यार, वैसे तो तुम्हें पता होनी चाहिए थी, पर अगर नहीं पता थी और मैंने नहीं बताई तो आई एम सॉरी फॉर दैट, और अब बता देता हूं यार। यार देखो, अगर एक बंदा है जो पहले एकदम ऐसे स्टिल खड़ा था, मेरे जैसे, जैसे मैं खड़ा हूं, अरे चंटू है ना, अपना चंटू लेते हैं। एक चंटू नाम का बंदा है, ठीक है, हमारा प्यारा चंटू एक जगह पर ये खड़ा हुआ था। ये इसका एक पॉइंट है जहां पर ये खड़ा है। अब ये जो चंटू है यहां से चल के वो यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये चंटू भाई साहब यहां से चल के यहां पर आ गए। ये शुरुआत में रेस्ट पर थे, यानी कि आराम से एक जगह पे बिना हिले डुले खड़े हुए थे। इस टाइम पर इनकी जो स्पीड थी वो थी 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक, यानी कि रुके हुए थे। और यही है इनकी इनिशियल वेलोसिटी u, जब ये बिल्कुल स्टार्ट किए चलना। अब चलने के बाद चलते चलते जब वो इस पॉइंट पे पहुंचे, तो मतलब कि यहां पर इस पॉइंट तक वो पहुंच गए, पर इसके बाद आगे भी वो चले, यहां पर रुके नहीं वो। पर फिर भी जब वो यहां पर पहुंचे थे, इस पॉइंट पर पहुंचे थे, तो समझ लो यहां से दौड़ कर गए थे। सर इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो इन्हें? दौड़ कर गए थे, चल गया था, चंटू दौड़ के गया था। अब वो जब यहां पर पहुंचा इस पॉइंट पर, तो समझ लो इस पॉइंट पर जब वो पहुंचा था तो उसकी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर जब ये 10 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचा तो समझ लो ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी। यानी कि जब ये बेसिकली लास्ट में आके रुकने वाला था, लास्ट में आके एकदम इसने ब्रेक मारी अपने दौड़ने से, तो उस टाइम पर जो इसकी वेलोसिटी रही आखिर में, वो है इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। दूसरा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, हाफ तुम्हें पता ही है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, और टाइम का स्क्वायर है, यानी कि t को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। अब ये जो इक्वेशंस हैं तीनों की तीनों, इनको डिराइव करने के लिए भी, इनको निकालने के लिए भी ग्राफिकल मेथड का ही यूज किया जाता है। अब ग्राफिकल मेथड के जरिए ये तीन इक्वेशंस कैसे आती हैं सर? यार देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में कोई भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें ये पूछा गया हो, या फिर तुम्हारे खुद एनसीईआरटी बुक में भी इनको निकालने का मेथड नहीं बताया गया है, और पेपर में भी इसके आने के चांसेस कम हैं कि तुम्हें पूछा जाए इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करो। अब देखो, क्लास 9th एक ऐसी क्लास है जहां पर हर स्कूल के हिसाब से उनका पेपर अलग अलग बनता है, ये बोर्ड की क्लास तो है नहीं। तो अब तुम्हारे स्कूल में अगर उन्होंने ये ग्राफिकल मेथड तुम्हें करवाया है इन तीन इक्वेशंस को निकालने के लिए, तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इनके लिए, सिर्फ इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हम एक अलग वीडियो ले आएंगे जिसमें सिर्फ इनकी डेरिवेशंस ले आएंगे ग्राफिकल मेथड से। बाकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, किसी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए मैं उसे नहीं करवा रहा। आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक करते हैं जो कि है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जरा ना तुम्हें यहां पर थोड़ा सा फाइनल वेलोसिटी पे गौर होना चाहिए। मतलब ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि शायद तुम कंफ्यूज ना हो जाओ फाइनल वेलोसिटी क्या होती है या क्या है। यहां पर ना मैंने तुम्हें पहले गलती से बोल दिया था कि यहां पर वो रुके नहीं पर आगे चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल वेलोसिटी वही होती है कि जिस वेलोसिटी पे वो एकदम से रुका या रुकना शुरू किया, वो होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको ध्यान देना, गलती मत करना। आगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है यार, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है दो रीजंस में चेंज आने की वजह से। पहला तो है मैग्नीट्यूड, या तो कोई ऑब्जेक्ट के मूव करते हुए उसके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आया हो, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट के मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या वैल्यू में या तो चेंज आया हो तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आया हो तब उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ये दो ही रीजन हो सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो। अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसका क्या मतलब है, और ये जो बात मैंने तुम्हें बताई इसका इससे क्या कनेक्शन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल हम लेते हैं रेक्टेंगुलर ट्रैक की, यानी कि मैं एक रास्ता बनाऊंगा, एक ट्रैक बनाऊंगा रेक्टेंगल शेप का। इसके कॉर्नर्स को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। और मैंने फिर से अपने चंटू को बुलाया, जीनियस बंदा अपना। वो चंटू यहाँ पे आके खड़ा हो गया और उसने यहाँ से बी की तरफ चलना शुरू किया। जब वो बी के पास पहुंचा, अब यहाँ से ए से लेकर बी तक तो वो अपनी इक्वल वेलोसिटी पे जा रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रहा था। यानी कि इस टाइम पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था। फिर जब वो बी पॉइंट पे आया तो इसे अपनी डायरेक्शन को बी से सी पर चेंज करना पड़ा, डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा। अब जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी तो उस टाइम पे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया। तो इस कॉर्नर पे एक बार उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी में भी चेंज आया। तो उसके बाद ये फिर बी से लेकर सी तक गया। अब सी पे जब ये पहुंचा तो इसने सी से लेकर डी तक जाने के लिए फिर से अपनी डायरेक्शन इस कॉर्नर पे भी चेंज करी, यानी उसकी वेलोसिटी में एक बार फिर से चेंज आया। तो ये दूसरी बार चेंज आया। और ये जितने भी चेंज आए हैं उसकी वेलोसिटी में, ये डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आए हैं, ध्यान में रहे। फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर से मतलब ये सी से डी पॉइंट की तरफ जाने के लिए वो इधर की तरफ मुड़ा, जाने लगा। डी पॉइंट पे आकर ये फिर ए की तरफ मुड़ा, पर जब ये डी पॉइंट पे आया तो ए की तरफ मुड़ते हुए इस कॉर्नर पे भी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। यानी तीसरी बार उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। फिर उसके बाद ये गया ए पर, यहां पर फिर चौथी बार उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई। यानी कि पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में किसी भी रेक्टेंगुलर ट्रैक का जो चंटू है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 4 बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। आई समझ में। उसके बाद हेक्सागोनल ट्रैक का एग्जांपल लेते हैं। हेक्सागोनल ट्रैक कौन सा होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, दिखता कैसा है आखिर ये हेक्सागोनल ट्रैक, 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिखता है। अब यहां पर पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, मतलब कॉर्नर्स को, ए बी सी डी ई एफ। और यहां पर भी जब चंटू चलना शुरू करेगा, ए से बी तक जाएगा तो यहां बी पे पहुंच के डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। बी से सी में यहां पर अब चेंज, फिर सी से डी पे जाएगा, फिर यहां पे चेंज, फिर डी से ई पे जाएगा, फिर उसके बाद यहां पे चेंज। जहां जहां कॉर्नर्स पे उसे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है वहां वहां वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है। फिर ये यहां गया, फिर यहां गया, यानी इस बार ये 1 2 3 4 5 और 6 बार इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, यानी कि 6 बार इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया। अब हम ऑक्टागोनल शेप्ड ट्रैक देखते हैं। ऑक्टागोनल शेप्ड ट्रैक होता है जिसकी 8 साइडें हों, 8। अब ये कैसे होती हैं, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये थोड़ा सा बिंगा टेढ़ा बन गया है पर हम इसको सही कर देंगे, ये लो, ठीक है।
नाम दे दो कॉर्नर्स को, ए बी सी डी ई एफ जी एच। 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। 8 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, 8 बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। फाइनली अब हम आ गए हैं उस चीज पर जहां से हमें पता चलेगा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस बला का नाम है। अब देखो यार, सर्कुलर ट्रैक यानी कि एकदम सर्कल वाला ट्रैक। अरे कितना अच्छा सर्कल बना है भाई साहब, मैं तो यही देख के खुश हो गया अपना काम तो। चलो, अब सर्कुलर मोशन में चंटू जो है वो चलना शुरू हुआ, ठीक है, एक पॉइंट से, इस पॉइंट से। अब ये जो चंटू है ये यहाँ पे चलता जा रहा है सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। अब सर्कुलर ट्रैक में तो ये गोल गोल ही घूमता जा रहा है, मतलब कि सर्कुलर ट्रैक पे तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और हर एक पॉइंट पे, हर टाइम इंटरवल पे, हर एक सेकंड पे, हर इंस्टेंट पे उसकी जो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब इसके लिए तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी दी है और अब मैं तुम्हें करके भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो एक्टिविटी में तो तुम्हें ऐसा बताया है कि तुम एक धागा या थ्रेड या रस्सी कुछ भी ले लो और उसके आगे स्टोन बांध दो छोटा सा। और मेरे पास स्टोन तो था नहीं, तो मैंने क्या किया, अपना ये डार्ट बांध दिया। ये जो डार्ट बोर्ड वाली गेम होती है ना, हाँ, उसके आगे से मेरा वो मैग्नेट सा तो निकल गया था, और ये जो डार्ट है केला बच गया था, और छोटा पत्थर मेरे पास कोई था नहीं, तो मैंने रस्सी से यही बांध लिया। उन्होंने क्या कहा, अब देखो ये बहुत मुश्किल एक्टिविटी है, ट्राई इट एट योर ओन रिस्क, किसी का कांच मत फोड़ देना, सिर मत फोड़ देना। तो यहाँ पर ध्यान से, मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर तुमने कोई भी नुकसान कर दिया तो। अब देखो ऐसे ही लेना है, इसको घुमाया, घुमाते रहे एकदम, ओए छूटा ही नहीं यार, मेरे को छोड़ना था, घुमाते एकदम से छोड़ दिया। तो यार यहाँ पर वो घुमाते घुमाते ज़रा कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया था। तो अभी ठीक से करते हैं, ये देखो ठीक से क्या करते हैं, घुमा दिया, बार बार थोड़ी घुमाऊंगा मैं। मतलब देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं ऐसे घुमा रहा था, तो घुमाते घुमाते जब मैंने इसे छोड़ा तो ऐसे, ये जब ऐसे घूम रहा था, घूमते घूमते ना ये एकदम से ऐसे सीधा होके सामने की तरफ गया। जब मैंने इसे छोड़ा, घूमते घूमते मैंने इसे छोड़ दिया, ये ऐसे घूमते घूमते ऐसे सीधा निकल गया, घूमते घूमते ऐसे सीधा निकल गया। यानी कि जब मैं इसे घुमा रहा था तो ऐसे घूमते जब मैंने इसे छोड़ा तो यहां से ये ऐसे सीधा निकल गया। इसे हम कहते हैं, ये जो लाइन होती है ना एक सर्कल से टच होकर जो जारी होती है, इसे हम कहते हैं टेंजेंट वाली लाइन, टेंजेंट टू द सर्कल वाली लाइन। यानी ये टेंजेंशियली जब मैं इसे छोड़ूंगा तो उस इंस्टेंट पर ये ऐसे सीधा चला जाता है। इसका मतलब कि ये गोल जरूर घूम रहा है, ये गोल जरूर घूम रहा था, पर अगर मैं किसी एक सेकंड पे पकड़ूं, किसी एक इंस्टेंट पे पकड़ूं, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे सीधी है, डायरेक्शन इसकी सीधी है हर एक सेकंड पर, हर एक इंस्टेंट पर जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो इसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है, जिस वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है। आया समझ? तो ये था इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा फील। अब देखो यहां पर इसकी जो स्पीड है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें यहां पर निकालना है। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पर अब मैं डिस्टेंस कितनी लूंगा, देखो इसमें जो डिस्टेंस होने वाली है ना हमारी, वो होगा इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि ये जितना भी ये जो पार्ट मैंने आउटलाइन किया है, इस पाथ का या इस एक सर्कल की पूरी चीज का नाप इसका सरकमफ्रेंस होगा। और वो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। आर मतलब कि इस सर्कल का रेडियस, यहां सेंटर से लेकर एंड तक की वैल्यू, यानी कि सर्कल का रेडियस यानी आर। पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 पता ही होती है सबको। 2 पाई आर ये होगी डिस्टेंस, और अपॉन में होता है टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 2 पाई आर। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि यहां पर इस जगह पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से, और जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। और अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं तुमसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या तुम दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे सर। क्या होती है डेफिनेशन, बताओ जरा। डेफिनेशन होगी सर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो डेफिनेशन मैंने बोली थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना और लिखना अपनी नोटबुक में दोबारा। अब यहाँ पर मैं क्यों नहीं लिखूंगा, मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं कहाँ लिखूँ।
चलो यहां लिख देते हैं, यहां लिख दूं ना, पक्का। चलो क्या थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with uniform speed, then its motion is called uniform circular motion। ठीक है, ठीक है। चलो अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अच्छे से पढ़ लेना बेटा, वरना हो जाएंगे तुमको लूज मोशन। ठीक है सर, ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, अरे सॉरी यार। चलो पढ़ने पे ध्यान देते हैं। फिलहाल जितना भी मैंने पढ़ा दिया इसको रिवाइज करवाता हूं, फिर तुम नोट कर लेना। फिर इस लेक्चर को थोड़ी सी बातें करके खत्म करेंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे, बातें जरूर करेंगे। तो चलो, इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे पहले हमने पढ़ी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, तो उस टाइम पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशंस का यूज किया जाता है, जो कि ये तीन इक्वेशंस हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, t है टाइम। इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज किया जाता है। और अगर तुम्हें जानना है कि ग्राफिकल मेथड से इन्हें कैसे डिराइव करना है, अगर तुम्हारे स्कूल में करवाया है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे स्कूल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है करवानी, तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। इसके लिए एक अलग वीडियो ले आऊंगा। उसके बाद अगला हमें टॉपिक जो हमने पढ़ा वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी वेलोसिटी है वो दो रीजंस की वजह से चेंज करता है, या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आने की वजह से या डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, स्पीड यूनिफॉर्म रहती है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये रही, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल्स में हमने रेक्टेंगुलर ट्रैक का एग्जाम्पल देखा। चंटू एज ऑलवेज हमारा जीनियस बंदा, हमने बिठा दिया उसको एग्जाम्पल देखने के लिए। हेक्सागोनल ट्रैक, ऑक्टागोनल ट्रैक को भी देख लिया। यानी पहले जो ट्रैक था वो ऐसा रहा, फिर थोड़ा सा गोल हुआ, फिर और गोल हुआ, फिर हमने पूरा गोल कर दिया, उसको सर्कुलर ट्रैक बना दिया। उसके बाद इसका रेडियस था r, फॉर्मूला बन गया 2πr/t। वेलोसिटी यहां पर डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट है। और इसी के साथ बहुत ही डिटेल में हमने इस चैप्टर को कर दिया है खत्म। मेरे मार्कर का वो किधर गया ढक्कन, अरे मेरी तो जेब में पड़ा हुआ है, ये रहा। लगा दिया ढक्कन और मार्कर को कर दिया साइड में, चैप्टर हो गया कंप्लीट। चलो यार, आज के इस लेक्चर में इतना ही था। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के साथ, जिसमें ऐसे ही एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। लास्ट में इतना ही कहूँगा, अगर तुम्हें यह जानना है कि इन वन शॉट वीडियोस को देखने के बाद कैसे स्ट्रेटेजी बनाए कि तुम अपने एग्जाम में टॉप कर सको अभी से पढ़कर भी, तो इस वीडियो को देख लो। बाकी चैप्टर की वन शॉट वीडियोस देखने के लिए यहां पे क्लिक करो, और ऐसे ही और आगे के लेक्चर्स तुम मिस ना कर दो, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से अगले किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।